सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्याय 12, जिसमें लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से व्यक्तियों को सार्वभौमिक मताधिकार एवं लोकतंत्र के रूप से चुनाव कैसे किया जाता था। इसके संदर्भ में हम उनकी विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे और समझेंगे। लेकिन इसके पहले हमने अध्याय 11 में लीबिया और म्यांमार की कहानी के बारे में समझा, जिसमें किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ था और वह लीबिया की कहानी के अंतर्गत लोकतंत्र किस तरीके से निर्माण हुआ था। आइए आज देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं की प्रमुख विशेषता किस कारण हुई। हमने इसके पहले जो अध्याय 11 जिसने लीबिया और म्यांमार की कहानी के बारे में पढ़े थे, उसमें किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ और लोकतंत्र की स्थापना भी किस प्रकार की थी। आज आगे देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं कैसी प्रभावित हुई थी। जैसे पता ही होगा, सन 1950 के बाद कई देश में लोकतंत्र शुरुआत हुई थी, जिसे औपनिवेशिक शासन भी कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आगे 1980 में जब लोकतांत्रिक शासन का विस्तार साम्यवादी देशों में प्रारंभ हुआ तो वह पतन की ओर बढ़ने लगा था। इस तरीके से सन 2010 के बाद जो लीबिया, म्यांमार जैसे देशों में अधिनायक तंत्र तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठाई और लोकतांत्रिक शासन को अपनाया जा रहा था। जैसे अधिनायक तंत्र का अर्थ होता है जो ऐसे व्यक्ति जो शासन के लिए किया गया या किया जाता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है और वह शासन के जो सभी ढांचे को अपने नियंत्रण में कर ले, उसे बोलते हैं अधिनायक तंत्र। लेकिन कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन ये अधिनायकवादी शासन के प्रमुख उदाहरण भी मान सकते हैं और ऐसा व्यक्ति जो सेना के समर्थन प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति में सभी विरोधी राजनीतिक दलों में या राजनीतिक दलों को भी समाप्त कर सकता है। और अधिनायक का अर्थ ऐसा भी है जैसे सारी सत्ता जो है अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं और अधिनायक तंत्र जो कानून के आधार पर शासन की इच्छा भी होती है और शासन अपनी आवश्यकता के अनुसार भी कानून बना लेता है। इस तरीके से शासन द्वारा दिया गया निर्णय अधिनायक तंत्र का न्याय होता है। हमने इसके पहले जो अध्याय 11 जिसने लीबिया और म्यांमार की कहानी के बारे में पढ़े थे, उसमें किस तरीके से लोकतंत्र का निर्माण हुआ और लोकतंत्र की स्थापना भी किस प्रकार की थी। आज आगे देखेंगे कि लोकतंत्र की विशेषताएं कैसी प्रभावित हुई थी। जैसे पता ही होगा, सन 1950 के बाद कई देश में लोकतंत्र शुरुआत हुई थी, जिसे औपनिवेशिक शासन भी कह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ आगे 1980 में जब लोकतांत्रिक शासन का विस्तार साम्यवादी देशों में प्रारंभ हुआ तो वह पतन की ओर बढ़ने लगा था। इस तरीके से सन 2010 के बाद जो लीबिया, म्यांमार जैसे देशों में अधिनायक तंत्र तानाशाही के खिलाफ आवाजें उठाई और लोकतांत्रिक शासन को अपनाया जा रहा था। जैसे अधिनायक तंत्र का अर्थ होता है जो ऐसे व्यक्ति जो शासन के लिए किया गया या किया जाता है, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है और वह शासन के जो सभी ढांचे को अपने नियंत्रण में कर ले, उसे बोलते हैं अधिनायक तंत्र। लेकिन कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन ये अधिनायकवादी शासन के प्रमुख उदाहरण भी मान सकते हैं और ऐसा व्यक्ति जो सेना के समर्थन प्राप्त करते हैं और ऐसी स्थिति में सभी विरोधी राजनीतिक दलों में या राजनीतिक दलों को भी समाप्त कर सकता है।
और अधिनायक का अर्थ ऐसा भी है जैसे सारी सत्ता जो है अपने हाथों में केंद्रित कर लेते हैं, और अधिनायक तंत्र जो कानून के आधार पर शासन की इच्छा भी होती है और शासन अपनी आवश्यकता के अनुसार भी कानून बना लेता है। इस तरीके से शासन द्वारा दिया गया निर्णय अधिनायक। उत्तरदायी सरकार, जैसे लीबिया में जब निर्णय हुआ उसका जो अंतिम शासक था सैनिक संगठन के माध्यम से हुआ था, जिसमें जनता द्वारा चुनी हुई तो नहीं थी, लेकिन सैनिक शासन द्वारा उनमें सहमति प्रदान थे। लेकिन जनता सैनिक संगठन के आदेशों का पालन भी करने के लिए बाध्य थी, जबकि सेना संगठन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इस तरीके से लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि या उनके प्रतिनिधि को सर्व एवं सर्वोच्च स्थान मिलता है, लेकिन जो चुनी हुई सरकार है कार्य कर रही होती है और वह अपने तरीके से क्या करते हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती हैं। तो इस प्रकार भारत की जो शासन व्यवस्था पर एक नज़र डाल सकते हैं, जिसमें यह है कि केंद्र की सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें कई तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। जैसा कि निश्चित अवधि के बाद चुनाव, इसमें क्या होती है, जो सभी सरकार चुनाव का एक निश्चित समय निर्धारित होती है और इसमें भारत की इसकी अवधि के अंतर्गत कितने वर्ष के लिए होती है, तो 5 वर्ष, जिसमें सरकार सत्ता से पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे क्या करेंगे, पुनः चुनेंगे। तो जिससे चुनाव का समय लोगों के लिए समय वह समय भी होता है कि जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। तो इस तरह निश्चित हो जाता है कि अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है, और यदि जनता प्रतिनिधि के कार्यों को संतुष्ट ना हो तो वो क्या कर सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं। इस तरीके से जनता में इतनी शक्ति रहती है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, इसका अर्थ है जैसे चुनाव जब होती है तो चुनाव के लिए वह स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जिसने विभिन्न राजनीतिक दलों को बिना किसी शर्त के भाग लेने की अनुमति दी जाए। और भारत के चुनाव करवाने के लिए जो चुनाव आयोग संस्था होती है वह हमारे संविधान का चुनाव आयोग का स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और कई विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। इस तरीके से निष्पक्ष चुनाव के साथ साथ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय स्पर्धा की आवश्यकता भी होती है और इसके लिए लोक विकल्प भी मिल जाते हैं जिससे वे चुनाव कर सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका अर्थ होता है जो व्यक्ति वयस्क का अर्थ होता है जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चुकी है, उसे वयस्क बोल सकते हैं। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, चाहे वह किसी भी भाषा को बोलते हो, उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार होता है। और यह राजनीतिक समानता भी है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को वोट का समान महत्व है, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो अशिक्षित हो, लोकतंत्र के प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार दिया जाता है जिसे वयस्क मताधिकार कह सकते हैं। लोकतंत्र की जन भागीदारी, इसका अर्थ लोकतंत्र में जो शासन के संचालन में जनता की भागीदारी तो होती है और कानून बनाने या उनको लागू करने से नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी समान अधिकार मिलता है, क्योंकि सरकार को जनता से ही समस्या एवं आवश्यकता की जानकारी मिल सकती है। और लोकतंत्र में मजबूती के लिए नीति निर्माण की आवश्यकता है जो विभिन्न माध्यमों से व्यापक किया जा सकता है। लेकिन कानून या नीति के विषय में अखबार लेख लिखकर या टेलीविजन या इंटरनेट में जो होने वाली बहस में भाग लेकर ज्ञापन या सेमिनार एवं कार्यशालाओं के सम्मेलन
अन्य कई माध्यमों से वह क्या करते हैं, अपने विचार को रखते हैं और ऐसी चर्चाओं में संचालित करने के लिए समितियों और समूह बनाए जाते हैं, जिससे जनता की उदासीनता या लोकतंत्र के सबसे बड़े शत्रु भी मान सकते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं जिसमें 12.1 इसमें यह दिया हुआ है मतदान में महिलाओं की भागीदारी और दूसरी तरफ दी हुई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें यह स्पष्ट किया जा रहा है कि अगर कहीं वयस्क मताधिकार या वोट डालने जाते हैं तो वह अपने परिचय पत्र एवं पहचान पत्र जिसको बोलते हैं वह साथ में लेके जाते हैं ताकि वही व्यक्ति क्या कर सके, वोट दे सके। अगला ये दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है कि समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक का भी उपयोग हो रहा था, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है और इसकी सहायता से वोटिंग मशीन का उपयोग कर चुनाव में इनका उपयोग किया जाता है। कानून का शासन। कानून का शासन का अर्थ होता है जो सरकार सभी कार्य को कानून के अनुसार करते हैं और ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो कानून के विरोध हो। तो इसके लिए कानून के शासन की यह अर्थ समझ सकते हैं जिसमें देश के सभी नागरिक पर सारे कानून समान रूप से लागू होते हैं और किसी भी व्यक्ति को कानून के किसी भी तरह से छूट नहीं मिलेगी। ऐसा भी माना जाता है कि जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि देश के जो बड़े अधिकारी या नेता हैं वह सामान्य नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हैं और न्याय में भी जाना पड़ता है। इस कारण सभी नागरिकों के लिए कानून एक समान रूप से माना जाता है। कानून का सम्मान। लोकतंत्र में हम ऐसी संस्था पर निर्भर करते हैं जो संविधान पर आधारित हो रहा है, लेकिन किसी को भी कोई गैर कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं दिया जाता और इसमें यह सम्मान है कि कानून का सम्मान करना चाहिए। चाहे एक लोकतांत्रिक सरकार का सिर्फ इस कारण मनमानी नहीं कर सकता कि उनसे चुनाव जीता, उससे कुछ बुनियादी तौर से क्या करना चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए और न्याय। मानव अधिकार एवं लोकतंत्र। मानव अधिकार की आवश्यकताएं जो किसी व्यक्ति की जो गरिमा को बनाए रखते हैं और विकास के लिए भी आवश्यक है और इन अधिकारों के बिना लोगों का संपूर्ण विकास भी नहीं हो सकता और ऐसे अधिकार जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था से लोगों को प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ वह दूसरे अर्थों में यदि लोग अपने विचार को व्यक्त करने या विभिन्न विषयों में बहस करते हैं या बातचीत करते हैं, संगठन बनाते हैं, तो इसमें मानव अधिकारों द्वारा लोकतंत्र को अधिक से अधिक मजबूत भी बनाया जा सकता है। अल्पसंख्यकों के अधिकार। इसमें अधिकांश देशों में जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, क्षेत्र, लिंग या राजनीतिक विचार के आधार पर जो कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है उसे हम कहते हैं अल्पसंख्यक। अधिकतर देशों में बहुसंख्यक की शासन तो होती है परंतु लोकतंत्र के अर्थ में एकरूपता नहीं। इसके लिए लोकतंत्र समाज में तरह तरह की विविधता भी होनी चाहिए और इसमें अल्पसंख्यकों के मत या राय का भी सम्मान करना एवं लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा माना गया है तथा अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा कई अधिकार दिए भी जाते हैं।